नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा, आप हमसे जुड़े हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि शाम 3:30 बजे जो हमारी क्लास होती है, यह यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर कराया जा रहा है, जो कि अंकित भाटी सर की है दोस्तों। और इससे पहले जो है हमने 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिए हैं और आज 11वां प्रैक्टिस सेट है। अगर दोस्तों इससे पहले का आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं, जो कि 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। और आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां है। और बात करें अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं आप, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों। और दोस्तों यह पीडीएफ जो है प्रैक्टिस सेट है लगभग समाप्त होने वाला है। और आप जिस प्रैक्टिस सेट जिस पब्लिकेशन का आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराना चाहते हैं, आप कमेंट करिए, हम उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का इसमें पहला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में हुआ था, बोध गया, कुशीनगर में, या फिर कपिलवस्तु में। तो बात करें दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था दोस्तों, यह आपका कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन सी हमारा होगा, कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध के बारे में अगर बात करें दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? इनके जन्म की बात करें तो 563 बीसी में हुआ था, 563 बीसी में। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु जो हुई थी 483 बीसी में, 483 बीसी में। और बात करें इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम जो था दोस्तों शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन था। और माता का जो नाम था दोस्तों, माता का नाम महामाया था। क्या दोस्तों? माता का नाम जो था महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन था। और बात करें अगर इनके ज्ञान जो प्राप्ति हुआ था, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुआ था दोस्तों, निरंजना नदी के तट पर। और इन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिए थे सारनाथ वाराणसी में दिए थे। तो ठीक दोस्तों, याद करने के लिए बताएं, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 बीसी में, मृत्यु होगी 483 बीसी में, पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम जो है महामाया था। और इन्होंने अपना जो ज्ञान प्राप्ति किए थे बिहार के जो बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर, और पहला उपदेश जो है सारनाथ में आके दिए थे। तो ठीक दोस्तों, इसमें हमसे पूछा था कि महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो यह आपका कुशीनगर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो महात्मा बुद्ध का जो परिनिर्वाण हुआ था कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक दोस्तों, तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न इसमें पूछ रहा है, दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म जो है विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करते थे? विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करते थे, कौन से धर्म के लोग थे? जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, हिंदू धर्म के, या इस्लाम धर्म के लोग थे? तो जैन धर्म के लोग जो थे दोस्तों, विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करते थे। ऑप्शन जो होगा हमारा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। और बात करें अगर दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे दोस्तों, यह थे आपके ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे दोस्तों। और वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसे? तो महावीर स्वामी को माना जाता है। किसे? महावीर स्वामी को जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ये कौथवें तीर्थंकर थे दोस्तों, ये 24वें जो है तीर्थंकर थे बौद्ध धर्म के। 23वें की बात करें तो 23वें तीर्थंकर थे आपके, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक दोस्तों, 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और जो महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। ठीक दोस्तों, और महावीर स्वामी की बात करें, इनके पिता का जो नाम था दोस्तों सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला देवी था। और इनका जन्म जो हुआ था 540 बीसी में कुंडलग्राम में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो 468 ईस्वी में पावापुरी में हुआ था। ठीक दोस्तों, तो हमारा जो याद करने के लिए सिर्फ इतना ही जानिए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव हैं। वास्तविक संस्थापक पूछ लिया जाए तो महावीर स्वामी थे, ये 24वें तीर्थंकर भी थे दोस्तों। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे दोस्तों। और छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी पार्श्वनाथ है, इन्हीं के नाम पर पड़ी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो 23वां प्रश्न, तीसरा नंबर का प्रश्न है। इसमें
में पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा प्रचलन किसने किया था दोस्तों। जो सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक था, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी या फिर अकबर ने। तो सांकेतिक मुद्रा जो चलाया था सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक था दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक जो है सांकेतिक मुद्रा भी चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक को दोस्तों दूसरा नाम से जाना जाता है, जौना खां के नाम से भी जाना जाता है। इसे जौना खां के नाम से जाना जाता है, किसे, मोहम्मद बिन तुगलक को। अब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दोस्तों 1333 ईस्वी में जो है, एक मिनट, 1333 ईस्वी में दोस्तों एक मोरक्को का यात्री था। कौन था? मोरक्को का यात्री रहने वाला था इब्न बतूता। इब्न बतूता दोस्तों आया था 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है अमीर ए कोही नामक एक विभाग भी बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक इसमें पूछा था कि सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला कौन है, तो सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां के नाम से भी जाना जाता है। और इसके शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरक्को को रहने वाला इब्न बतूता भारत आया था। ठीक दोस्तों। और अमीर कोही नामक विभाग चलाया था, यह मोहम्मद बिन तुगलक ही चलाया था, अमीर कोही नामक विभाग। पूछ लिया जाए अमीर कोही नामक विभाग कौन चलाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1333 ईस्वी में उसके शासनकाल में मोरक्को का रहने वाला इब्न बतूता यात्री आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो चौथा प्रश्न है इसमें दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि, इसको इरेज करते हैं, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। कौन मुगल बादशाह था जो अपनी आत्मकथा जो है फारसी में लिखा है? बाबर है, अकबर है, जहांगीर है या फिर औरंगजेब है। तो अपनी आत्मकथा जो फारसी में लिखने वाला है दोस्तों, ये आपको जहांगीर है। जहांगीर अपनी आत्मकथा जो है फारसी में लिखा है। और जहांगीर अपने आत्मकथा में लिखा है दोस्तों कि जो अगर कोई चित्र है, जहांगीर अपनी आत्मकथा में दोस्तों लिखा है कि अगर एक चित्र है उसको कई कलाकारों ने मिलकर बनाया है, तो मैं बता सकता हूं कि यह चित्र का जो कौन सा अंग कौन सा कलाकार बनाया है दोस्तों। यह जहांगीर अपनी आत्मकथा में स्वयं लिखा है। और दोस्तों इसके जो शासनकाल को कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था जहांगीर के शासनकाल को। और जहांगीर जो है दोस्तों न्याय के लिए जाना जाता था। इन्होंने न्याय की जंजीर टंगवाई थी। इन्होंने, जो जहांगीर है, न्याय के लिए जाना जाता है, न्याय के लिए सोने की जंजीर टंगवाई थी दोस्तों। और यह जहांगीर मद्यपान पर भी रोक लगाया था। मद्यपान पर भी रोक लगाया था दोस्तों, नशा पर भी रोक लगाया था। इसके शासनकाल को जो है दोस्तों चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता था। जहांगीर से कितना पॉइंट हम याद करने के लिए बता दें। जहांगीर को न्याय के लिए जाना जाता था। यह जो है न्याय के लिए 12 जंजीर टंगवाया था दोस्तों, सोने की थी। और जहांगीर जो है मद्यपान पर भी रोक लगाया था, नशा वगैरह पे सब प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर के शासनकाल को जो है चित्रकला का स्वर्णकाल भी जाना जाता है, स्वर्णकाल भी कहा जाता है। और जहांगीर अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा है। और उस आत्मकथा में लिखा है कि अगर एक चित्र को कई चित्रकारों ने मिलकर बनाया हो तो हम बता सकते हैं इस चित्र का कौन सा अंग कौन सा चित्रकार बनाया है। ठीक दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो इसमें पूछ रहा है कि 5वां नंबर का प्रश्न दोस्तों, कि अंग्रेजों के शासनकाल में, कह रहा कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। जो अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन को किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों, यह हमसे पूछा है। एम.एन. रॉय ने, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, दादा भाई नौरोजी थे। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांतों को जो प्रतिपादित किए थे, यह आपके दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। दादा भाई नौरोजी जो थे अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांतों को प्रतिपादित किए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो 6वां नंबर का प्रश्न इसमें पूछ रहा है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा जो स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर है दोस्तों। कह रहा है किस नगर के बाहर स्थित है, यह पूछा किस नगर के बाहर स्थित है।
जो महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम है दोस्तों, यह कहाँ स्थित है, यही हमसे पूछा है। तो यह स्थित है दोस्तों अहमदाबाद में। महात्मा गांधी का जो साबरमती आश्रम है यह अहमदाबाद में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो 25 जून 1915 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर से लिख देते हैं यह साफ से। जो महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम की स्थापना जो हुई थी 25 जून 1915 को हुई थी। 25 जून 1915 को हुई थी साबरमती आश्रम की स्थापना। और ठीक दोस्तों, और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह भी किए थे महात्मा गांधी। और इसी अहमदाबाद में दोस्तों महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल किए थे। महात्मा गांधी जो पहली बार भूख हड़ताल किए थे कहाँ किए थे, अहमदाबाद में मिल मजदूर सत्याग्रह के लिए। कब किए थे, 1918 में जो है अहमदाबाद के मिल मजदूर सत्याग्रह किए थे। और इसी सत्याग्रह में महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल किए थे। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, हमसे पूछा था कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित जो साबरमती आश्रम है यह कहाँ स्थित है, तो यह अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ है, अहमदाबाद। इसके साथ साथ बात करें अहमदाबाद जो साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी 1915 में हुई थी। और पहली बार महात्मा गांधी भूख हड़ताल कब किए थे, तो 1918 में अहमदाबाद मिल जो है मिल मजदूर सत्याग्रह में पहली बार भूख हड़ताल किए थे महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 7वां प्रश्न इसमें पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार जो है प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था। इसमें पूछा है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार जो है प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था दोस्तों। तो यह किया गया था आपके 1842 भारत परिषद अधिनियम के तहत। 1842 भारतीय परिषद अधिनियम के तहत प्रयास किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 8वां प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, 1915 में, 1917 में, 1916 में, 1918 में। तो कब लौटे थे दोस्तों, तो महात्मा गांधी जो है यह आपके लौटे थे 9 नवंबर 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे थे। 9 नवंबर 1915 को ही भारत लौटे थे। और 1915 में ही महात्मा गांधी अहमदाबाद में एक साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। और 9 नवंबर दोस्तों 9 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों बताइए। तो महात्मा गांधी जो 9 नवंबर 1915 को भारत आए थे, इन्हीं के उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या है, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, यह आपका 9 नवंबर को मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी उसी दिन जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 नवंबर को, इसलिए जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक दोस्तों, अब बात करें 1916 में महात्मा गांधी जो है पहले अधिवेशन में भाग लिए थे। और जो है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी वहाँ भाग लिए थे। और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे उस समय अंबिका चंद मजुमदार कर रहे थे। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो पंजाब ए केसरी या शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों आपको लाला लाजपत राय को जाना जाता है। पंजाब ए केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। ठीक दोस्तों, और यह गदर पार्टी के नेता भी थे लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन का विरोध करते समय इनकी जो मृत्यु हो गई थी दोस्तों। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और उसमें लाठीचार्ज हो गया था। और 1928 में जो है लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी। जो लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, 1928 में। लाठीचार्ज के कारण जो है इनको सर में चोट लग जाती है, वहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन इसमें पूछा था कि पंजाब शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, 1928 में हुई थी। जो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे उस समय लाठीचार्ज हुआ था और उसी में इनकी मृत्यु हो गई थी 1928 में। ठीक, पूछा था हमसे सिर्फ पंजाबी केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को।
आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 10वां नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, इसमें है दोस्तों कि देखते हैं, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। लाला लाजपत राय या फिर एनी बेसेंट को, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। इनमें से कौन व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे, ये हमसे पूछा है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे दोस्तों, यह आपके बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगर बात करें लाला लाजपत राय कौन से अध्यक्षता किए थे, कब अध्यक्षता किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो लाला लाजपत राय की बात करें दोस्तों तो यह 1920 में अध्यक्षता किए थे राष्ट्रीय कांग्रेस के। और बात करें मोतीलाल नेहरू जो अध्यक्षता किए थे, यह किए थे दोस्तों 1928 का जो अध्यक्षता किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वह मोतीलाल नेहरू किए थे। और एक ऑप्शन और है आपके सामने कि एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट कब अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, थी यह 1917 की जो अध्यक्षता की थी यह एनी बेसेंट ने की थी। जो 1917 में कलकत्ता जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे कलकत्ता में, यह की थी एनी बेसेंट। ठीक दोस्तों, तो हमसे पूछा था कि कौन व्यक्ति नहीं किए थे अध्यक्षता, तो ये बाल गंगाधर तिलक जो है कभी नहीं अध्यक्षता किए थे। और एनी बेसेंट कब की थी? 1917 में। मोतीलाल नेहरू कब किए थे? 1928 में। लाला लाजपत राय कब किए थे? तो 1920 में। लाला लाजपत राय कब अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? 1920 में। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे? 1928 में। और एनी बेसेंट कब की थी? तो 1917 में। और कभी नहीं किए थे लाला लाजपत जो बाल गंगाधर तिलक है, ये कभी नहीं कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा जा रहा है कि दोस्तों कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन है, रोन नदी है, डेन्यूब है या फिर वोल्गा नदी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करें दोस्तों, यह वोल्गा नदी है। कौन सी? यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 3530 किलोमीटर। कितनी है? 3530 किलोमीटर वोल्गा नदी की लंबाई है। 3530 किलोमीटर किसकी लंबाई है? वोल्गा नदी की। वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। पूछा जाए यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी, इसकी लंबाई कितनी है? 3530 किलोमीटर। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। जो लक्षद्वीप है आपका, यह कहाँ स्थित है दोस्तों? अरब सागर में है, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो लक्षद्वीप दोस्तों यह स्थित है, यह आपका अरब सागर में स्थित है। कहाँ है? लक्षद्वीप की बात करें तो यह आपका अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप जो समूह है यह आपका कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। और इसकी राजधानी की बात करें दोस्तों, इसकी राजधानी है कावारती। क्या है? कावारती इसकी राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। और लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा है 13 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। लेह जाने के लिए किस दर्रे से होकर हम गुजरते हैं? जोजिला दर्रा है, सिपकिला दर्रा, चुम्बी घाटी दर्रा, बनिहाल दर्रा। तो इसमें पूछा है दोस्तों कि किससे होकर लेह जाना जा सकता है, जाने के लिए रास्ता है दोस्तों। लेह जाने के लिए हम जोजिला दर्रा को पार करने के बाद लेह जाते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? लेह जाने के लिए जोजिला दर्रा को आपको पार करना पड़ता है। ठीक, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगर बात करें सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित, किन किन को जोड़ता है, किन देश को कि जो है किन राज्य को किन राज्य से जोड़ता है, तो यह सिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और यह किसको जोड़ता है? यह आपका दोस्तों जोड़ता है तिब्बत को। हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को जोड़ता है, तिब्बत के साथ साथ चीन को जो भी जोड़ता है। तो जो सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तिब्बत को जोड़ता है। बनिहाल की बात कर लेते हैं। तो बनिहाल दर्रा जो दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर को पंजाब से जोड़ता है। किससे?
जो बनिहाल दर्रा है यह जम्मू कश्मीर को पंजाब से जोड़ता है। चुम्बी घाटी की बात करें दोस्तों तो यह तिब्बत में स्थित है। चुम्बी घाटी कहाँ है? तिब्बत में स्थित है। हमसे पूछने के लिए क्या क्या पूछ सकता है? सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश में है। एचपी लिख रहे हैं और किसको जोड़ता है? तो तिब्बत को जोड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश को में कौन सा दर्रा है? सिपकिला दर्रा है और यह तिब्बत को जोड़ता है दोस्तों। बनिहाल दर्रा की बात करें तो बनिहाल दर्रा जो आपका जम्मू कश्मीर में है और यह पंजाब को जोड़ता है। ऑप्शन जो होगा, हमसे पूछा था कि लेह जाने के लिए किस रास्ते से किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है, तो जोजिला दर्रा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर कौन सी झील स्थित है दोस्तों? चिल्का झील है। चिल्का तो उड़ीसा में है, तो पश्चिम नहीं, ये पूर्वी तट पर हो जाएगी। अष्टमुदी है, पुलिकट झील है, कोलेरू झील है। तो इनमें से जो पश्चिमी तट पर स्थित झील है दोस्तों, यह आपकी अष्टमुदी है। कौन सी झील है? अष्टमुदी झील। कहाँ है दोस्तों? केरल राज्य में स्थित है। अष्टमुदी झील की बात करें तो केरल राज्य में स्थित है और यह दोस्तों जो हाउस बोट सवारी के लिए प्रसिद्ध झील है। हाउस बोट की सवारी जो होती है अष्टमुदी झील में होती है। अष्टमुदी झील कहाँ है दोस्तों? तो यह आपकी केरल राज्य में स्थित है। पूछेगा अष्टमुदी झील कहाँ है? तो केरल राज्य में स्थित है। अष्टमुदी झील जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह हाउस बोट सवारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हाउस बोट सवारी के लिए। हमसे पूछा था पश्चिमी तट पर कौन सी अष्टमुदी जो झील है, यह अष्टमुदी झील जो है पश्चिमी तट पर स्थित है, केरल राज्य में है। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? जो है इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है दोस्तों? शेयर बाजार से है, घोड़ी की रेसिंग से है, या कराधान से है, या सार्वजनिक व्यय से है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध जो दोस्तों यह आपका शेयर बाजार से है। किससे है? शेयर बाजार से। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, कह रहा है कि प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों, यह एम विश्वेश्वरैया है। कौन है? एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया को क्यों जाना जाता है दोस्तों, यह आप कमेंट करके बताइएगा कि एम विश्वेश्वरैया को क्यों जाना जाता है। इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। अमर्त्य सेन, रघुराम राजन है, नरेंद्र मोदी है, या मनमोहन सिंह है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह अमर्त्य सेन द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन ए हमारा जो है सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 19 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है दोस्तों सीपी किस प्रकार के उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? जो सीपी किस प्रकार के उत्पादन के लिए जो है न्यूनतम समर्थन का मूल्य का सिफारिश करता है? औद्योगिक उत्पादन या कृषि उत्पादन या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, सीपी किस प्रकार के उत्पादनों के लिए न्यूनतम समर्थन करता है? तो यह दोस्तों सिफारिश करता है कृषि उत्पादन के लिए। ऑप्शन बी हमारा होगा कृषि उत्पादन के लिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है 20 नंबर का प्रश्न है कि स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? इंटरनेट बैंकिंग में, या फिर क्रेडिट कार्ड में, या बैंक में बचत खाता में, या फिर बैंक में चालू खाता में। तो स्मार्ट मनी शब्द का उपयोग किया जाता है दोस्तों क्रेडिट कार्ड में। स्मार्ट मनी शब्द का जो उपयोग किया जाता है यह आपका क्रेडिट कार्ड में किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा जो होगा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा कि भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? भारत का जो संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था दोस्तों? तो यह अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। जो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सामान्य
सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता जो है देता है। कौन सा अनुच्छेद जो है सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? कौन सा अनुच्छेद है, यह हमसे पूछा गया है। अनुच्छेद 32A है, अनुच्छेद 48A, या फिर अनुच्छेद 39A, या फिर अनुच्छेद 43A। तो सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता जो है आपका अनुच्छेद यह देता है 39 का ए। ऑप्शन ए होगा हमारा। 39A में कहा गया है कि निःशुल्क विधि सहायता मिलेगी, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी हमारा सही होगा, 39 के ए में कहा गया है। और अगर बात करें 32 में क्या कहा गया है दोस्तों, तो अनुच्छेद 32 की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 32 में कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है, तो यह 32 है। और बात करें 48 का अनुच्छेद, 48 किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए जाना जाता है, 48A है। तो 48A जो दोस्तों जाना जाता है पर्यावरण संरक्षण के लिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए इसमें कहा गया है कि वन तथा वन्य जीव की रक्षा के लिए आपका अधिकार होगा। जो आपका मौलिक कर्तव्य होगा पर्यावरण को संरक्षण करना है, उसमें वन और वन्य जीव की रक्षा करना होगा आपको। तो किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 48A में कहा गया है। और बात कर लेते हैं 43 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 43 में जो दोस्तों कहा गया है कि जीवन निर्वाह के लिए वेतन, जीवन निर्वाह के लिए कुछ तो जीवन निर्वाह के लिए वेतन चाहिए, तो यह कहा गया है आपको अनुच्छेद 43 में। ठीक, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 24 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है इसमें कि जिला स्तर पर राज्य के जिला स्तर पर राज्य की आँख कान हाथ का कार्य कौन करता है। जिला स्तर पर जो है राज्य की आँख कान और हाथ का कार्य कौन करते हैं, संभागीय आयुक्त या फिर उपखंड अधिकारी या फिर जिला अधिकारी करते हैं या पुलिस अधीक्षक करते हैं। तो राज्य सरकार की आँख कान और हाथ का जो कार्य करते हैं यह जिला स्तर पर जिला अधिकारी करते हैं दोस्तों। कौन करते हैं, जिला स्तर पर जिला अधिकारी। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। और अगले प्रश्न की बात करें तो 25 नंबर का प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है। कौन सा अनुच्छेद जो है ग्राम पंचायतों से संबंधित है इनमें से, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 21 है, या अनुच्छेद 40 या 246। तो ग्राम पंचायत के लिए सभी लोग जानते होंगे कौन सा अनुच्छेद है, आपका अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायत से है। अब बात करें तो 19 किससे लिए है, तो अनुच्छेद जो 19 है दोस्तों इसमें कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। सॉरी दोस्तों, 19 में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में कहा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21 में है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। और 246 किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, 246 जो जाना जाता है आपका अनुच्छेद है, यह संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। अनुच्छेद 246 जो है यह संघ और राज्य के शक्तियों के बीच में विभाजित करता है। ठीक, तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत से संबंध है, 19 अनुच्छेद 19 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 21 है जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और जो है 246 यह आपका संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन करता है। तो इसमें हमसे पूछा था ग्राम पंचायत से कौन सा अनुच्छेद सही है, तो ग्राम पंचायत के लिए आपका अनुच्छेद 40 है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा है 26 नंबर का कि परमाणु बम का विकास किसने किया था। परमाणु बम का विकास किसने किए थे दोस्तों, तो परमाणु बम का विकास करने वाले जो दोस्तों हैं आपके जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर हैं। कौन है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर है दोस्तों, यह परमाणु बम का विकास किए थे। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक जो है, इनमें से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है। इनमें से एक अक्रिय गैस नहीं है, कौन है, रेडान है या फिर आर्गन है, कार्बन है, नियान है दोस्तों। तो यह जो आपका कार्बन गैस है यह अक्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन सी सही होगा।
और अगले प्रश्न की बात करते इसमें पूछ रहा है कि रक्त का पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, यह सभी को पता होगा दोस्तों। तो रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। कितना होता है, रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि व्हेल के, जो व्हेल मछली होती है, हृदय के कितने चैम्बर होते हैं। व्हेल मछली के एक हृदय होते हैं, लेकिन चैम्बर कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 1 होते हैं। तो व्हेल मछली के हृदय के जो चैम्बर होते हैं दोस्तों, यह आपके 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन सी हमारा होगा, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हिंदी का। तो यहाँ से दोस्तों 36 नंबर के प्रश्न से आपका हिंदी का क्वेश्चन शुरू होता है। इसमें पूछा है कि उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा। उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, तो उच्छ्वास का जो संधि विच्छेद होता है यह उत्श्वास होता है। ऑप्शन सी होगा, उत्श्वास जो है उच्छ्वास का संधि विच्छेद होता है। इसमें जो है व्यंजन संधि है। ऑप्शन बात करें तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा है राग का विलोम क्या होगा। राग का जो विलोम शब्द होता है क्या होता है, अनुराग होता है, विराग होता है, अशक्ति होता है या अनुरक्ति होता है। तो राग का जो विलोम शब्द होता है विराग होता है। आप सभी लोगों को पता होगा क्योंकि इसकी क्लास हमने अपलोड कर दी है। तो राग का विलोम क्या होता है, विराग होता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। और अगला प्रश्न इसमें पूछा है 38 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची की बात करें दोस्तों तो दिनकर होता है, दिवाकर होता है, प्रभाकर होता है, भास्कर भी होता है। लेकिन जो यह आपका हिमकर होता है, यह हिमकर जो है आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। हिमकर की बात करें तो हिमकर किसका पर्यायवाची है, हिमकर दोस्तों चंद्रमा का पर्यायवाची है। हिमकर का पर्यायवाची चंद्रमा होता है, शशि होता है, रजनीश होता है, चांद होता है, हिमांशु भी होता है हिमकर का पर्यायवाची। तो हिमकर पूछा किसका, जो हमसे पूछा था कि सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा, तो हिमकर जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है और हिमकर जो है आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो 39 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, जो है कि शुद्ध वाक्य कौन सा दोस्तों, कि चाय ठंडा हो गया है, चाय ठंडा हो गया है, या बी ऑप्शन है कि हलवा गरम गरम अच्छी लगती है। यह तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। इसमें पकने से पहले जामुन हरी होती, यह भी गलत है दोस्तों। तो इसमें कह रहा कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यह हमारा डी वाला जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ वाक्य शुद्ध है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 40 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग्य की संग्रह के व्यंग्यकार कौन है। जो ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग्यकार के जो व्यंग्यकार कौन है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र को किसने लिखा है, सीधे शब्दों में बात करें तो मैथिली शरण गुप्त लिखे हैं, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र हैं, या फिर धर्मवीर भारती हैं, या जो है हरिशंकर परसाई हैं। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र के जो लेखक हैं यह दोस्तों आपके हैं श्री जो है हरिशंकर परसाई हैं। कौन होंगे, हरिशंकर परसाई। ऑप्शन डी हमारा सही होगा कि जो ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक हैं हरिशंकर परसाई हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 51 नंबर का प्रश्न शुरू होता है कि 2 मई को विश्व भर में किस प्रसिद्ध महिला के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। किस महिला के जन्म दिवस पर जो है 2 मई को विश्व भर में जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, महारानी विक्टोरिया है, या कालरा बर्टन है, या फिर मैरी सिकोल है। तो जो 2 मई विश्व भर जो 2 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, यह मनाया जाता है दोस्तों जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर जो है विश्व भर में 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है दोस्तों, इन्हें लेडी ऑफ द लैंप कहा भी जाता है, द लेडी ऑफ लैंप, और यह दुनिया की सबसे पहली नर्स मानी जाती है। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं इन्हें कहा जाता है दुनिया की पहली नर्स, और इन्हें द लैंप ऑफ लेडी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए होगा कि दुनिया की सबसे पहली नर्स जो है
फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन बने हैं। जो राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन बने हैं, तो यह बने हैं आपके दोस्तों हिलाल अहमद हैं। कौन है राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय, जो है आपके हिलाल अहमद हैं। और यह कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों, तो यह आपके जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, जो हिलाल अहमद हैं, यह जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट बने हैं। 56 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो दिमाग पढ़ सकता है। कहाँ के वैज्ञानिकों ने फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो दिमाग को पढ़ सकता है। जापान के लोग बनाए हैं या दक्षिण कोरिया, चीन या भारत। तो वैज्ञानिक जो है चीन के दोस्तों, इन्होंने बनाया है फैक्ट्री रोबोट जो इंसान के दिमाग को पढ़ सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, जो कि चीन के वैज्ञानिकों ने फैक्ट्री रोबोट बनाया है जो इंसान के दिमाग को पढ़ सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है 57 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-44 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है। किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया है दोस्तों, तो यह लॉन्च किया गया है PSLV C-52 के द्वारा। PSLV C-52 के द्वारा लॉन्च किया गया है EOS-44 रॉकेट को। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि 58 नंबर का कि हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना कहाँ की गई थी। पूछा है कि हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना कहाँ की गई है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, अरुणाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु में। तो यह की गई है आपके अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। और अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि गूगल और देश के किस राज्य की जो सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए MOU पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। गूगल और कौन सा राज्य जो है MOU पर हस्ताक्षर किया है जिसका कार्य युवाओं और महिलाओं उद्यमों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाना। तो गूगल के साथ कौन राज्य हस्ताक्षर किया है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर जो होगा तेलंगाना राज्य ने हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बना है। जो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य बना है दोस्तों, महाराष्ट्र है, बंगाल है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है। तो यह है आपका दोस्तों, यह आपका महाराष्ट्र है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, महाराष्ट्र जो है ऑप्शन ए हमारा सही। अगले प्रश्न की बात करते हैं। टाइम ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, थोड़ा जल्दी में बताएंगे कि भारत का सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है। जो भारत का सबसे पुराना गिरजाघर है जो सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है। असम में है, गोवा में, केरल में, पश्चिम बंगाल में। तो यह आपका जो सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च है यह केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य के कोचीन में, केरल राज्य के कोचीन में स्थित है सबसे पुराना गिरजाघर, जिसकी स्थापना हुई थी 1508 ईस्वी में। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1508 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो हैती है, हैती किस देश की राजधानी है। हैती देश की राजधानी क्या है दोस्तों, यह किस देश की है। तो यह हैती जो है आपकी, यह दोस्तों जो है पोर्ट ऑव प्रिंस की है। पोर्ट ऑफ प्रिंस की राजधानी जो है हैती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। 10, 14, 12, 18। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है 12 सदस्यों को नामित किया जाता है और कला, साहित्य, सामाजिक सेवा से जो रहते हैं उनको नामित किया जाता है। अनुच्छेद किस में कहा गया, तो अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। जो UNEP का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय जो है आपका नैरोबी, केन्या में है।
ऑप्शन ए हमारा होगा नैरोबी केन्या। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो यह तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। जो भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी हैं, निजामुद्दीन औलिया है, मोइनुद्दीन चिश्ती है, नसीरुद्दीन महमूद है। तो सूफी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। कौन है, ऑप्शन सी हमारा होगा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है सूफी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 67 नंबर का प्रश्न है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं में शैल चित्र के लिए, या सोन नदी का उद्गम स्थल है, नहीं, बौद्ध प्रतिमाएं के लिए, नहीं, खनिज के लिए भी नहीं। तो भीमबेटका जो है गुफाओं में शैल चित्रों के लिए जाना जाता है दोस्तों। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 68 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना का निर्णय लिया गया था। किस जो सम्मेलन में कहा गया था कि UNEP की स्थापना किया जाएगा, निर्णय लिया गया था किस सम्मेलन में दोस्तों, यह सम्मेलन जो है स्टॉकहोम में सम्मेलन था दोस्तों। इसमें लिया गया था कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, स्टॉकहोम सम्मेलन में। अगले प्रश्न की बात करें तो 69 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, जो लुसाने में है, जनेवा में है, लंदन में है, मलेशिया में है। तो लुसाने नहीं होता यह दोस्तों, यह आपका है लौसारे, लौसाने में स्थित है, जो कि आपके अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है लौनासे में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि जो कार्टाजोन प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है दोस्तों, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का जो संबंध है दोस्तों यह जैव सुरक्षा से है। किससे है, जैव सुरक्षा से। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता हुआ। और दोस्तों एक बात बताएं कि हमारा यह प्रैक्टिस सेट जो कराया जा रहा है अंकित भाटी सर की बुक से, यह समाप्त होने वाला है। इसमें 2 प्रैक्टिस सेट और बचे हैं। इसके बाद अगर आप जिस भी पब्लिकेशन की जिस भी बुक का आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए कहेंगे, आप कमेंट करके बताइए कि इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराइए, तो हम उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराएंगे। ठीक दोस्तों, जिसकी वोटिंग ज़्यादा रहेगी, जिस पुस्तक या जिस पब्लिकेशन पे ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे, उस पुस्तक को हम प्रैक्टिस सेट अगले में सॉल्व करेंगे 2 दिन के बाद में। तो ठीक दोस्तों, चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।